नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को पता है, 11 बजे जो आपकी क्लास है ये है आपके साइंस और जीएस का मॉक टेस्ट आप यहां पर कर रहे हैं, और आज जो आप मॉक टेस्ट करेंगे ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 9। एक बात और आप सभी बच्चों को याद रखनी है, और वो ये है कि आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। आपका जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, इसलिए आपको ये जो आपका जो क्लास है ये आपकी महत्वपूर्ण है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलते हैं, जो भी नए क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं या लगता है कि आपको कुछ नया फैक्ट मिला है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है? सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में इनमें से किसे घोषित किया गया है? विच लैंग्वेज वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट? ये आपको बताना। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है। मैंने कहा था मेरे को जो है 8, 9, 10 3 दिन जो है मेरे को कहीं जाना है, मतलब थोड़ा काम से जाना है, इसलिए जो है आपकी जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है। आपका एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्लास को लेंगे नहीं। आपको इस क्लास को प्रॉपर देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस जो है हमने करेंगे आने वाले टाइम में, जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि तमिल। याद रखिएगा, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची जो है, इसमें भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, और ये जो भाषाएं हैं ये हैं टोटल 22 भाषाएं। तो ये आपको याद रखना है। मूल संविधान की अगर बात करें तो जो मूल संविधान है इसमें कितनी भाषाएं थी, तो याद रखिएगा मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में जो है 8 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई, जो कि अब टोटल हो जाती हैं आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र और बाजीराव मस्तानी। पोटला पैलेस विच इज अ 7 स्टोरीड बिल्डिंग। स्टोरीड का मतलब होता है मंजिला। स्टोरीड बिल्डिंग इज रिलेटेड टू महाराणा ऑफ जोधपुर, दलाई लामा, राजा वीरभद्र ऑफ हिमाचल प्रदेश और बाजीराव मस्तानी। किससे जो है ये पोटला पैलेस जो है ये संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो पोटला पैलेस है ये दलाई लामा जो है इनसे संबंधित है। याद रखिएगा, ये बौद्ध गुरु हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये तिब्बत से संबंधित है, और तिब्बत के जो तिब्बत है, जिसे जो है चीन ने कब्जाया था, उसकी एक्साइल या कहे भारत में जो है ये तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट जो है ये चलाते हैं। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि भारत में जो है इन्होंने शरण ली है और भारत ने जो है इन्हें शरण दी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, आयात निर्यात बैंक स्थापित किया गया है 1951 में, 81 में, 82 में, 1985 में और 1989 में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी एग्जिम बैंक बाज स्टेब्लिश्ड इन। एग्जिम बैंक जो है कब स्टेब्लिश किया गया है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और एग्जिम बैंक से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की डेट आपको जरूर पता होनी चाहिए। कब जो है ये बना है? तो याद रखिएगा, ये 1982 में जो है ये बनाया है। आयात निर्यात बैंक जो है इसे कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, एटीएम का विस्तारित रूप है एनी टाइम मनी, ऑटो टेक्नोलॉजी मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन। एटीएम इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनी टाइम मशीन, ऑटो टेक्नोलॉजी मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीनरी। क्या जो है एटीएम की फुल फॉर्म है? एटीएम जहां से आप जाके पैसे वगैरह निकालते हैं, वो जो एटीएम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो आप जाके पैसे आराम से डेबिट कार्ड डाल के जो है उससे पैसे निकाल लेते हैं, पर उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एटीएम की मशीन आपको याद रखनी है, पीआईएल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सीयू की याद रखनी है, एएलयू की याद रखनी है। याद रखिएगा, रेम और रोम ये भी आपको याद रखनी है। स्टैटिक जीके में ये कंप्यूटर को क्वेश्चन एज अ स्टैटिक जीके आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आपको नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है, साथ में सिड भी।
है ना, इनकी फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद रखनी है, मैंने कराई हुई है, तो आपको इन्हें आपने नोट किया होगा, तो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक या संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। जो भारतीय संविधान है ये कैसा है, तो याद रखिएगा इसका रूप विधान तो संघीय है, लेकिन भावना में क्या है, भावना के रूप से ये एकात्मक है। कहने का अर्थ ये है कि इसका जो रूपरेखा जो तैयार की गई है वो तो संवैधानिक है, लेकिन जैसे ही आपातकाल जैसी कोई स्थिति आती है तो ये जो संविधान है एकात्मक संविधान की ओर बढ़ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे ने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। याद रखिएगा ये औपचारिक मांग थी, कौन सी, ये पहली औपचारिक मांग थी भारत में किसी की भी ओर से, तो ये आपको याद रखना है। बाद में कांग्रेस भी जो है इसकी मांग करने लगी थी, पर कौन है ये आपको बताना है। नेहरू, गांधी, जेपी नारायण और एम.एन. रॉय। Who among the following first proposed the suggestion of Constituent Assembly in 1935? क्या हो जाएगा इसका जवाब, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। Who among the following first proposed the suggestion of the Constituent Assembly in 1935? एक बात याद रखिएगा, जो संविधान सभा है इसका गठन जो है 1946 में आए कैबिनेट मिशन, किससे, कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। अगर आपसे इसकी कभी भी पहली बैठक पूछे, पहली बैठक इसकी कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी पहली 9 दिसंबर, दूसरी हुई है 11 दिसंबर 1946 को। पहली जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो याद रखिएगा ये की है सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। और जो दूसरी है इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है इसकी जो मांग है ये की है एम.एन. रॉय ने, और गांधी जी जो है संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ये भी आपको याद रखना है। नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखनी है, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जेपी नारायण की एक बुक है प्रिजन डायरी, क्या है, प्रिजन डायरी जो है इनकी एक बुक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी, प्रिजन डायरी जो है ये इनकी एक बुक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। इससे पहले भी मुस्लिमों ने आक्रमण किया है, लेकिन इसे पहला मुस्लिम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने भारत में विजय प्राप्त की थी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कब, 712 ईस्वी में। किस विजय के नाम से इसे जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं सिंध विजय। क्या कहा जाता है इसे, जो है इसे कहा जाता है आपका सिंध विजय, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखनी है सिंध विजय के ही बारे में, और वो क्या है, और वो है ये कि इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है इसके खिलाफ में कौन लड़ा था, तो याद रखिएगा इसके खिलाफ में लड़ा था राजा दाहिर। कौन लड़ा था, राजा दाहिर जो है इसके खिलाफ में लड़ा था, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध है। इसके बाद भारत पर धीरे धीरे जो है मुस्लिमों ने अपना कब्जा करना शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। गौरी वो है जिसके बीच में जिसने तराइन का पहला दूसरा युद्ध लड़ा है, और इसी ने चंदावर का 1194 का युद्ध भी लड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ है आपका 1192 में, पहला हुआ है 1191 में। गजनबी वो है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कब, भारत पर जो है 17 बार इसने आक्रमण किए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, किसने शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इनमें से कौन है जिसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और अकबर। ड्यूरिंग हुज रेन इब्न बतूता केम टू इंडिया। इब्न बतूता कौन है, तो याद रखिएगा जो इब्न बतूता है इसने लिखी है किताब उल रेहला। क्या लिखी है,
किताब उल रेहला जो है ये पुस्तक इसने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसी ने इस किताब में जो है बताया है कि जो मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसे पागल बादशाह, इसी ने इसमें कहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसे जो है ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी कहा, दिल्ली का काजी यानी कि जो दिल्ली का न्यायाधीश है वो इसे नियुक्त किया गया था। बाद में इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, फिर इसे कारागार में डाल दिया। फिर जब इसे लगा कि नहीं इसने नहीं किया, तो जब इसकी बेगुनाही या जो भी हुआ उसके बाद इसे बाहर निकाला गया। फिर इसे जो है भारत का राजदूत बना के चीन भेजा गया। चीन से ये डायरेक्ट अपने देश मोरक्को चला गया। कहां चला गया? मोरक्को चला गया। और जो मोरक्को है ये इसका मतलब ये मोरक्को का ही मूल निवासी था। मोरक्को में जाके ही इसने किताबुल रेहला नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आपको याद रखना। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच याद रखिएगा युद्ध हुआ है पानीपत का पहला। पानीपत का पहला इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का और सल्तनत काल का अंतिम शासक था। साथ में आपको याद रखना है कि जो इब्राहिम लोधी है वह जो इब्राहिम लोधी है यही जो है सल्तनत काल का अंतिम शासक भी था और पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया है। ठीक है। इल्तुतमिश याद रखिएगा इसकी पुत्री का नाम था रजिया। ठीक है। इसने तुर्क चहलगानी जो है ये व्यवस्था जो है लागू की थी। जो 40 तुर्कों का दल था वो इसने बनाया था। ये आपको याद रखना। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 9 दक्षिण भारत की नदियों में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरिये, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। वृक्ष यानी कि मान लीजिए ये एक धारा है, इसमें ये अन्य धाराएं मिल रही हैं, फिर इसमें एक अलग जो है धाराएं मिल रही हैं। तो एक तरह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वृक्ष का जो रूप है ये इन्होंने ले रखा है। मतलब ये जो अपवाह तंत्र है इसने एक तरह से वृक्ष का रूप ले रखा है। ये है मेन रिवर और बाकी ये इससे मिलने वाली रिवर। तो दक्षिण की नदियां कौन सा रूप बनाती हैं? तो याद रखिएगा इनका रूप है मोस्टली वृक्ष नुमा। रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल, फ्रेगमेंटेड, ट्री लाइक और रेटिकुलेटेड। तो याद रखिएगा ये है वृक्षनुमा। कौन सा? वृक्षनुमा यानी कि ट्री लाइक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। काबिनी, हेमवती और अमरावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा जो कावेरी है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी से। कहां से? ब्रह्मगिरी से ये निकलती है। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है ये निकलती है। और और जो कृष्णा जो है ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से जो है ये निकलती है। इसे जो है दक्षिण की बूढ़ी गंगा या कहें वृद्ध गंगा जो है इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा इसे कहा जाता है। कई किताबों में लिखा है कावेरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा जो है ये कावेरी को कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा महानदी जो है इसकी सहायक नदियां तेल और हसदेव है ना। हसदेव या हसदो ये जो नदियां हैं ये किसकी हैं? ये महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में। जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में। जनवरी 24, 1950 में दिल्ली में। अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट संग? कब जो है पहली बार ये गाया गया? तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। बाद में एक पत्रिका में ये जो राष्ट्रगान है हमारा राष्ट्रीय गान जो है ये प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ है? ये 1912 में। लिखा किसने है? तो याद रखिएगा इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है ये लिखा गया है। साथ में आपको याद रखना है जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हें 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि, कौन सी? इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार किसका? किसमें? तो साहित्य में। किसमें?
साहित्य में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये दूसरे गैर यूरोपीय और पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो गीतांजलि है ये कोई पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा, ये इनकी कविताओं का संग्रह है। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं ये कविताओं का क्या है, कविताओं का संग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? आपको बताना है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है, ये आपको बताना है। 3, 2, 1 और 1 भी नहीं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा कितनों का किया गया है? तो याद रखिएगा ये मात्र एक है, 1924 का, और ये था बेलगांव का। और बेलगांव कहां पर है? और ये है कर्नाटक का। कहां पर? कर्नाटक में जो बेलगांव है वहां की अध्यक्षता जो है इन्होंने की थी 1924 में, एकमात्र है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय बैंक। इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हैव बीन गिवन मैक्सिमम क्रेडिट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 13 और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक उधार कौन देता है? तो याद रखिएगा ये देते हैं वाणिज्यिक बैंक। कौन? वाणिज्यिक बैंक जो है ये सबसे अधिक उधार जो है देते हैं, तो ये आपको याद रखना। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? इनमें से कौन सा वह अधिनियम है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लीगल इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा एक हो जाएगा? आपका है 14, 13, 17 और 26। 14, 13, 17 और 26 क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 14। इसमें ये क्या है? इसमें है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है ये किसमें है? मौलिक अधिकार है आपके भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 से जो है 35 तक है, तो ये आपको याद रखना है। लिए किसने हैं? तो याद लिए किससे हैं? तो याद रखिएगा यूएसए से जो है हमने इन्हें ग्रहण किया है। 17 क्या है? तो याद रखिएगा ये है अस्पृश्यता का अंत, किसी भी रूप में हो अनटचेबिलिटी का अंत करना है। ठीक है, याद रखिएगा 14 से 18 समानता का अधिकार, 19-20 जो है आपका वाक स्वतंत्रता का अधिकार, 21-22 जो है ये है आपका जीवन जीने का अधिकार, 23-24 है आपका जो है बलाश्रम से मुक्ति, और 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 32 है आपके संवैधानिक उपचार। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A14। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। इन विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द अलाई दरवाजा लोकेटेड? हुमायूं टॉम्ब, महाबोधि टेम्पल ग्रुप, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अलाई दरवाजा जो है ये किस विश्व विरासत स्थल में जो है ये स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो स्थित है ये स्थित है आपका कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में ही याद रखिएगा, महरौली में ही है ये कुतुब मीनार, और यहीं पर महरौली का लौह स्तंभ भी है। क्या है? महरौली का लौह स्तंभ भी है। इस पर अभी तक जो है जंग नहीं लगी है, ये आपको याद रखना है। ये अपने आप में एक नमूना है। ये गुप्त काल का बताया जाता, कुछ कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, कुछ कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये बनवाया गया है। याद रखिएगा ये उस समय का, जिसके काल का भी हो, पर उस समय के जो कहते हैं धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, बक्सर के युद्ध के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया। देखिए ये जो बक्सर का युद्ध है ये हुआ है आपका 1764 में।
1764 में युद्ध होने के बाद यह तय हो गया कि भारत पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही शासन करने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समकालीन एक और शक्ति थी जो बहुत, क्योंकि मुगल शक्ति का पतन हो गया था, सिर्फ और सिर्फ मराठे ही थे जो उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन 1761 की लड़ाई में उनकी भी कमर टूट गई और भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं बचा था। ठीक है, तो इनमें कौन सा जो है हिस्सा, मतलब कौन सा जो जगह है जो किसके नवाब ने, तो याद रखिएगा अवध के नवाब ने जो है इलाहाबाद और कड़ा का जो भूभाग है ये ब्रिटिश सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। किसे? शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में कौन कौन लड़ा था, तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, यह उस समय ताकतवर था, लेकिन इसे हराने के बाद, मतलब शाह आलम जो मुगल सम्राट थे, इनका पूरे भारत में सम्मान था, पर कमजोर हो चुके थे, मुगल शक्ति का पतन हो चुका था, अलग अलग जगह पर स्वतंत्र राज्य आ गए थे। इनमें से एक अवध का था शुजाउद्दौला, ये उस समय ताकतवर था, लेकिन फिर भी उतना नहीं कि अंग्रेजों से जो है ये लड़ सकता था उस समय। ठीक है, और मीर कासिम, इन तीनों ने गुट बनाया था और ये तीनों जो है अंग्रेजों से लड़े थे 1764 में बक्सर के युद्ध में, और इनकी हार हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्षों में 3 वर्ष से अधिक अवधि में। एग्जैक्ट कितने में लिखा गया है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय इन 2 years, मोर देन 2 years, बट लेस देन 3 years, इन 3 years, मोर देन 3 years। भारत का संविधान लिखा गया था कब, कितने समय में, तो याद रखिएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, तो ये आपको याद रखना है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें और 13वें में। विच इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका मेंशन हिज विक्ट्री ओवर कलिंगा? आपको बताना है कौन सा अभिलेख है जो कि बताता है अशोक ने जो है कलिंग पर जो है क्या किया था, कलिंग पर हमला किया था और उसे विजित किया था, उसे जीता था। याद रखिएगा ये आक्रमण कब किया था, तो यार ये किया था 261 ईसा पूर्व में, है ना, जब ये सिंहासन पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। उसके 8 साल बाद जो है इसने इस पर आक्रमण किया और आक्रमण में जो खून खराबा हुआ उससे इसका मन द्रवित हो गया, और मन द्रवित होने के बाद जो है इसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया। इसके बारे में, अब इसके बारे में जो जानकारी है उसके 13वें अभिलेख से मिलती है। याद रखिएगा कलिंग को विजय प्राप्त, कलिंग को जीता था महापद्मनंद ने, सबसे पहले जीता था महापद्मनंद ने। घनानंद के समय में वो हाथ से निकल गया, मौर्यों के समय में भी हाथ से निकला रहा। उसके बाद महापद्मनंद के बाद सिर्फ अशोक है जिसने कलिंग पर जो है शासन किया है, कलिंग को अपने से मिलाया है, अपने साम्राज्य में जोड़ा है। एक बात और याद रखिएगा, कलिंग के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कलिंग की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा तोसली थी। लेकिन जो एक चीज है वो ये कि कलिंग का एक राजा है खारवेल, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। खारवेल जो है एक जैन धर्म को मानने वाला था और सबसे प्रतापी राजा जो कलिंग का हुआ है वो हुआ है खारवेल, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से कहां के थे? याद रखिएगा ये यूनानी शासक थे। क्या थे? यूनानी शासक नहीं थे, यूनानी राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के दरबार के ये थे, ग्रीस के। कहां के? ग्रीस के यूनानी थे। क्या नाम है इनका? मेगास्थनीज, और इन्होंने लिखी है इंडिका। इंडिका कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मौर्यों के प्रशासन की जानकारी, मौर्यों के प्रशासन की जानकारी इसी से प्राप्त की जाती है, तो ये आपको याद रखना, मतलब उसका एक बेहतर स्रोत है ये। हालांकि एक बात और है कि इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है, इसका रेफरेंस बाकी के जो ग्रंथ बाद में लिखे हैं उनमें किया गया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया। तो वहां से टुकड़ों टुकड़ों में जोड़कर जो है हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो इंडिका है उससे वो मौर्यों के समय थे और मौर्यों की जानकारी उससे मिलती है। ठीक है, अगला, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के न्यायवादी। हु हैज द राइट टू ग्रांट पैर्डन इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी? याद रखिएगा ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आता है। किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत ये आता है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 72 के तहत जो है ये आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें है। और महान्यायवादी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 76 में जो है इनके पद का जिक्र है, जिस पर या इनकी नियुक्ति के बारे में जिक्र है, तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जो है ये आर्टिकल 70
5 के तहत इनकी नियुक्ति होती है और मुख्य न्यायाधीश जो है इनके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति हैं इनके चुनाव जो है या इनकी जो नियुक्ति है ये किस आर्टिकल में है। इनकी नियुक्ति तो नहीं होती है, इनका चुनाव होता है, नियुक्ति इन्हें कोई नियुक्त नहीं करता। ठीक है, इनका चुनाव जो है किस आर्टिकल में है ये आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है। अगला, भारत के बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है। इजराइल, जापान, रूस, अमेरिका। इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इंडिया है डेवलप्ड बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल। इजराइल, जापान, रसिया और अमेरिका। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल की सहायता से जो है हमने इसे विकसित किया है। अगर बात करें रसिया की, तो रसिया की सहायता से जो हमने विकसित किया है, रसिया की सहायता से विकसित किया है हमने आपका ब्रह्मोस। क्या, ब्रह्मोस। तो ये आपको याद रखना है, क्या, ब्रह्मोस जो है हमने विकसित किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील फ्रिंदा ब्लैंक्स के दक्षिणी ओर स्थित है। बैतरणी, ब्राह्मणी, बुधबलंगा और महानदी डेल्टा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील फ्रिंदा ब्लैंक्स के दक्षिण की ओर, किसके दक्षिण की ओर जो है ये स्थित है। चिल्का लेक द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन इज लोकेटेड ऑन द सदर्न साइड ऑफ बैतरनी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधगंगा डेल्टा और महानदी डेल्टा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 22। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है आपका 22। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, महानदी डेल्टा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी यानी कि महानदी डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 10, 3, 5 और 4। हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। तो याद रखिएगा पद ग्रहण से, कब से, पद ग्रहण से 5 वर्ष। जिस दिन ये अपने पद पर पद ग्रहण करेंगे, जिस दिन इनका ऑफिस में पहला दिन होगा, उस दिन से लेकर, मतलब जिस दिन ये साइन करेंगे, जिस दिन ये प्रेसिडेंट बनेंगे, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे, उससे 5 वर्षों तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्हें हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इसके महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और सदन जो संसद है, संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी ये प्रस्ताव लेकर आया जा सकता है। जिसमें प्रस्ताव लेकर आया जाएगा उसके अलावा जो दूसरा सदन होगा वो इसकी जांच करेगा। जांच करेगा मतलब अर्ध न्यायिक प्रणाली जो है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो है ये है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष। कमेंट में लिखकर बताओ, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो ये है 5 वर्षों का। ठीक, अगला, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। जो आज रुपए है ना, 1 रुपए का सिक्का जो आज है, बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया। तो सबसे पहले किसके समय में ये 1 रुपए का जो सिक्का है ये मुद्रित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर इंडिया फर्स्ट करेंसी रुपी वाज प्रिंटेड। अकबर, हुमायूं, शेरशाह और समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका शेरशाह। याद रखिएगा शेरशाह ने ही ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड जिसे आज नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, उसने, जिसे आज नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, उसके ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका नेशनल हाईवे 1 है इसका जो है इसने विकास कराया था। मतलब ये प्राचीन काल से था। ये जो आपका बंगाल से तक्षशिला को जोड़ने वाला ये जो मार्ग था ये पहले भी था, लेकिन जो शेरशाह सूरी है इसने इसके चारों तरफ जो है पेड़ लगाए जिससे कि व्यापारी वगैरह आराम कर सके, है ना, सराय बनवाए जिससे कि रात वगैरह रोक सके। तो इस तरह से विकसित इसने जो है करवाया था, इसे पक्का करवाया, बाद में इसे और बेहतर करवाया अंग्रेजों ने। आज हम इसे नेशनल हाईवे 1 कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसे उत्तरापथ के नाम से, किसे, ये जो मार्ग है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे उत्तरापथ के नाम से पहले जाना जाता था। ये समुद्रगुप्त के टाइम में आपने देखा होगा, हरिसेन ने जो है जब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी तो उसमें उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जिक्र किया है। तो उत्तरापथ के जो राजा थे जिन्हें उसने जीता था और अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो उत्तरापथ यही था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला है आपका ये कि जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं आज या
आप यहां तक आ गए हैं तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आपके पास एक वीडियो कोर्स है जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो है तैयार कराया गया है। यहां आपको डाउट सेशन क्लास नोट मिलेंगे, 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। याद रखिएगा एसएससी मेकर ऐप जो है ये आपको मिल जाएगा। ये जो वीडियो कोर्स है ये ऐप पर ही चलेगा और ऐप आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ये आपका ऐप है। तो ये आपको याद रखना है, सारी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से जो है कराई गई हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, तो इसके साथ आपको जरूर जुड़ना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? इनमें से कौन सा वह घोल है जो बिजली का चालक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक है जो कुचालक है बिजली के लिए? बिजली के लिए क्या है? बिजली के लिए इनमें से कौन सा है जो कुचालक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखिएगा ग्लूकोज घोल। कौन सा? ग्लूकोज घोल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्लूकोज सॉल्यूशन। कौन सा? ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरिया, स्नेल, एस्केरिस, नेरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन चेंज इट्स जेंडर? प्लेनेरिया, स्नेल, एस्केरिस और नेरिस। क्वेश्चन है आपका 27, आपको बताना है इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्नेल। ये अपना लिंग बदल सकता है। क्या कर सकता है? ये अपना लिंग जो है बदल सकता है, अपना जेंडर जो है चेंज कर सकता है। ठीक, टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लुई ब्रेलिस, लॉरेंस आर ए मिल्लिकन और जे एल ब्लेयर्ड। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? याद रखिएगा जो भी आप यहां कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। रेलवे ग्रुप डी में डायरेक्ट पूछने जाने वाले हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये जो आपकी क्लास है, इसके अलावा ये क्लास तो आपकी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपकी एक क्लास एसएससी जीडी, पैट और यूपी कांस्टेबल के लिए जो है कराई जा रही है। कहां पर? तो याद रखिएगा आपके एसएससी मेकर चैनल पर ही कराई जा रही है 2 बजे। मैं कर रहा हूं इस क्लास को, तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आपके लिए वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, जे एल बेयर्ड। क्या हो जाएगा? जे एल बेयर्ड। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, युगलिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाई बडिंग? कौन सा मुकुलन द्वारा इनमें से कौन सा जो है क्या करता है? मुकुलन द्वारा इनमें से कौन सा जो है ये प्रजनन करता है? ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? कौन सा मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन करता है? बाय बडिंग, है ना? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। तो ये आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन और केसिन। रेनिन कौन जो है स्रावित करता है? तो याद रखिएगा आमा से। आमा से जो है ये इसे स्रावित करता है। कैसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन ऑफ मिल्क? कौन सा जो है इस दूध का प्रोटीन इनमें से है? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि कैसीन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि कैसीन। तो ये आपको याद रखना है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है क्या? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक है जो पादपों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि कार्बन। क्या सबसे अधिक मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा? कार्बन। ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो आपका क्लोरोफिल है और प्रकाश जो है, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ना कि इनका जो ये क्रिया में भाग लेते हैं। ये क्रिया में भाग नहीं लेते, ये बस उपस्थित रहते हैं। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो तो खिलाड़ी इन्वॉल्व है,
लेकिन उपस्थित, दर्शक उपस्थित है तो ये उपस्थित रहता है लेकिन ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। सी ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधों में भोजन, पौधों में सूर्य के प्रकाश। द सी ट्यूब एंड को सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वाटर इन द लीफ, फूड इन द ह्यूमन बॉडी, फूड इन प्लांट, सनलाइट इन प्लांट्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 32, आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन आपका 32 और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। याद रखिएगा इस क्लास को आप सभी बच्चों को शेयर जरूर करना है और आपको इसे लाइक भी करना है, जिससे कि और भी बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़ पाएं और उन्हें भी इसका लाभ हो पाए। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सी ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से संचरण, मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स के संचरण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पौधों में भोजन। क्या? पौधों में भोजन। अच्छा, संचरण से एक चीज याद आई, देखो अगर पौधों में जल के संचरण की बात करें, किसकी? जल के संचरण की बात करें तो उसके लिए एक ऊतक है जिसे कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? ये जाइलम जो है ये एक ऊतक है, ये आपको याद रखना है, और ये एक जटिल ऊतक है। क्या है? ये एक जटिल ऊतक है। अगर खाद्य पदार्थों की बात करें, इसकी खाद्य पदार्थों की बात करें तो इनका संचलन कौन करता है? तो याद रखिएगा ये करता है फ्लोएम। कौन करता है? ये करता है फ्लोएम। ये भी एक ऊतक है और याद रखिएगा ये भी एक जटिल ऊतक है। क्या है? ये भी एक जो है जटिल ऊतक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पेरेनकाइमा, स्थायी ऊतक, संयोजी और अधिचर्मिक यानी एपिडर्मिक। व्हाट टिश्यू आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 33, बताओ जरा कौन से ऊतक जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे बॉडी में? तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू या कहें संयोजी ऊतक। कौन? कनेक्टिव टिश्यू या कहें आपका संयोजी ऊतक, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, एंटमोलॉजी, इकोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी तो आप जानते ही हैं, मौसम विज्ञान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी। क्या कहते हैं? जानवरों के साथ पर्यावरण का अध्ययन क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि इकोलॉजी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी यानी कि इकोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। अगला, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी और ऊतक विज्ञान। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड? सेल बायोलॉजी, सेल फिलोलॉजी, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। क्या कह रहा है? ऊतकों के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो जैसे विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, जैसे एनवायरमेंट ये भी एक अपनी एक शाखा है, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, ओन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, है ना, चींटियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। इसी तरह से और भी जो है अलग अलग शाखाएं हैं, उनकी एक शाखा है ऊतकों का अध्ययन, है ना, टिश्यूज, इसे कह सकते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे कहते हैं ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? नारंगी, लाल, गुलाबी, नीला। व्हाट विल बी द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड? एसिड यानी कि अम्ल, एसिड यानी कि अम्ल के साथ अगर आप जो है लिटमस को मिलाएंगे, है ना, अम्ल के साथ अगर आप लिटमस को जो है डुबोएंगे तो लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? नारंगी, लाल, गुलाबी और नीला। तो याद रखिएगा ये हो जाता है लाल। अगर वहीं आप लिटमस को क्षार में डुबोए, किसमें? क्षार में, यानी कि बेसिक में डुबोए, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका नीला। याद रखिएगा जो पीएच है ये कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे पीएच मान कहते हैं। ये जब 7 होता है तो ये होता है उदासीन, और जब ये 7 से 14 के बीच में होता है तब ये होता है आपका क्षारीय, और जब 7 से 0 के बीच में होता है तो ये होता है आपका अम्लीय। ये पूरा पैमाना 0 से 14 के बीच में ही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, तो ये आपको याद रखना है। ये है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपको याद रखना है। जब ये बेसिकली जर्मनी में खोजा गया था, तो जर्मनी में ही जो है इसका नामकरण किया है, उसको अंग्रेजी में प्रॉपर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, ठीक है।
अगला, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब इसका रंग क्या होगा? रंगहीन, बैंगनी, नीला और गुलाबी। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इट हैज अ कलर, मतलब इसे उदासीन विलयन में जो है मिलाया जाए, जो ना तो क्षारीय है और ना ही जो क्या है, ना ही अम्लीय। अब ऐसे में अगर आप लिटमस पेपर मिलाएंगे तो वो जो लिटमस पेपर है उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कैसा हो जाएगा ये, या कैसा होता है, तो ये बैंगनी रंग का होता है। कैसा? बैंगनी रंग का होता है, रंगहीन नहीं होता है। बहुत से बच्चों ने, मैं मानता हूं रंगहीन जो है आपने सोचा होगा, पर रंगहीन नहीं होता, ये होता है आपका बैंगनी। अगला, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को एक रूप में जाना जाता है। किस रूप में जो है इसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका 38। क्वेश्चन 38, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज। अवोगाड्रो नंबर, मास नंबर, परमाणु क्रमांक और गॉस नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 38। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो 38 है इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी। द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है? तो याद रखिएगा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है आपका द्रव्यमान संख्या। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लें एक्स जेड वाई, ये क्या है? याद रखिएगा ये है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या है? ये है परमाणु क्रमांक। और ये क्या है? ये है आपकी परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये क्या है? ये है द्रव्यमान संख्या। और जो द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का योग होता है। एक चीज और जो आप सभी बच्चों को याद रखनी है वो ये कि जैसे मान लीजिए, मानने को कह रहा हूं ऐसा है, ये मैं कह नहीं रहा, मैं बस अपनी तरफ से कुछ ले रहा हूं। मैं किसी तत्व का नहीं लेता, नॉर्मल ले लेते हैं। जैसे मैं अपना नाम ही ले लेता हूं, ये है जे। अब यहां 7, यहां है 14, तो ये 7 क्या है? ये 7 है आपका परमाणु क्रमांक और ये 14 क्या है? ये है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन है आपका 39 में क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण फिल इन द ब्लैंक्स पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्वर्ण, चांदी, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एट गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 39। बताइए जल्दी से सही जवाब क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण फिल इन द ब्लैंक्स पर प्रक्षेपित किए गए। रदरफोर्ड ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसकी? इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज और याद रखिएगा, ईंट पर नाचे। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज चैडविक ने की है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। ठीक है, सॉरी हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है इसकी जो बमबारी है ये किस पर कराई गई थी? तो याद रखिएगा ये कराई गई थी स्वर्ण पर। किस पर? स्वर्ण पर जो है इसकी बमबारी कराई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के साथ होते हैं? CaSO4, कॉपर सल्फेट। अब इसमें कितने जल के अणु होते हैं जिससे कि यह जल योजित कॉपर सल्फेट हो जाता है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट? 5 6 3 4। कितने? 5 6 3 4 कितने होते हैं? तो याद रखिएगा ये होता है आपका 5H2O। क्या हो जाता है? ये होता है आपका 5H2O, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, डेमोक्रेटिक, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। हु क्वाइंड द टर्म मॉलिक्यूल? बताओ जरा, अणु किसने प्रतिपादित किया है इसे? हु क्वाइंड द टर्म मॉलिक्यूल? जॉन डाल्टन, डेमोक्रेटिक, ई रदरफोर्ड और जे थॉमसन। याद रखिएगा जो परमाणु है कई परमाणुओं से मिलकर या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। ये आपका रखना, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते पर अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। इनमें से कौन है जिसने ये जो शब्द है ये प्रतिपादित किया? तो ये है जॉन डाल्टन। क्या ये हो जाएंगे? जॉन डाल्टन। तो ये आपको, सॉरी, डेमोक्रेटिक। कौन? ये हो जाएंगे डेमोक्रेटिक्स। तो ये आपको याद रखना है। कौन? डेमोक्रेटिक्स। ठीक, अगला, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होता है आघात वर्धनीय ना होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स? ऑकर्स ओनली इन द सॉलिड स्टेट, नॉन मीबिएबल एंड डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन है आपका 42 और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 42 और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कौन सा जो है अधातुओं का गुण नहीं है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है जो अधातुएं हैं ये अब तक जो है कितनी पाई गई हैं?
अधातुएं अब तक अधातुएं हैं 27 और याद रखिएगा ये ठोस भी हैं, ये द्रव भी हैं और ये गैस भी हैं। क्या है? ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। सल्फर एक गैस है और ये जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये केवल ठोस अवस्था में, यही इसके बारे में गलत है, यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है गलत है। आघात वर्धनीय ना होना और तन्यता ये सही है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक ये भी सही है, पर ये सिर्फ ठोस में पाए जाते हैं, ये गलत है। ये ठोस द्रव और गैस तीनों में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, मार्टिन कूपर, जॉन लाइट राइट। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? किसने मोबाइल फोन को बनाया जिसपे आप करते हो हेलो जी हम बोल रहे हैं, है ना? तो ये जो है आपका मोबाइल फोन, इसका आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना। ठीक है, बहुत प्यारा नाम है, मतलब प्यारा नहीं तो कह सकते हैं, पर हाँ इन्होंने ही जो है इसका आविष्कार किया जिससे आप हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया वाली जो हरकतें हैं ये कर पाते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि मार्टिन कूपर, है ना? या फिर कौन बोल रहा है? हम बोल रहे वाला, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। बाई फोकस लेंस का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब का किया था, विद्युत बल्ब। किसका? विद्युत बल्ब। एवेंजलिस्टा, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्या दिए थे? गति के जो है 3 नियम। क्या हमसे? गति के 3 नियम जो है इन्होंने दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका 44। सही जवाब क्या हो जाएगा? बाई फोकस लेंस का जो आविष्कार है ये किसने किया है? तो याद रखिएगा ये किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है आप सभी के लिए, एसएससी जीडी, पैट और यूपी कांस्टेबल। यूपी कांस्टेबल जो है इसकी जो तैयारी है ये कराई जा रही है रोज दोपहर 2 बजे। मैं कराता हूं इस क्लास को जिसमें आप हिंदी और जीएस पढ़ते हैं, तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है, आपको जरूर से इस क्लास के साथ जुड़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं, मैं अभी बाहर किसी को आवाज लगाऊं तो वो बाहर से अंदर आ सकता है क्योंकि मेरी आवाज उन्हें सुनाई देगी। अब यहीं चंद्रमा पे मैं चीखते चीखते वे एकदम दम निकल जाए लेकिन मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी, कारण क्या? मेरी नहीं तुम्हारी भी सुनाई नहीं देगी, पर क्यों सुनाई नहीं देगी ये जानना चाहते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता, ये कोई बात है? कोई चंद्रमा पर पानी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती, तो यह बिल्कुल सही है। जो माध्यम है, जो निर्वात है, निर्वात में ध्वनि जो है गति नहीं करती है। यही एक कारण है कि चंद्रमा पर आप यहां से वहां बोलेंगे वो नहीं सुनेगा, क्योंकि एक माध्यम चाहिए ही चाहिए। चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार। मैंने कई बार बताया भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg। अब कोई वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 10 ही किलोग्राम होगा। याद रखना, अगर कोई भार नहीं, कोई वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 10 ही किलोग्राम होगा। लेकिन अगर भार की बात करें तो पहले हम इसका भार निकाल लेते हैं। W पूछा है, m दे रखा है, g का मान हम लगाएंगे 9.8, क्योंकि g का मान कितना होता है? g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब g का मान कितना लगाएंगे? 9.8, 10 गुणा 9.8 यानी कि 980, और एक के बाद पॉइंट लगाना, तो पॉइंट ये हो गया 98 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। अब चंद्रमा पर अगर निकालना हो भार, भार जो है चंद्रमा पर कितना होगा? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर होगा 1/6 गुणा पृथ्वी के भार के, या फिर वस्तु का पृथ्वी पर भार गुणा वस्तु का पृथ्वी पर भार। वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होगा उसका 1/6 जो है चंद्रमा पर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। और जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से घूम रही है, देखिए पहली बात तो यह वृत्तीय वेग से घूम रही है। ठीक है, यहां पर इसका केंद्र है, यहां से ये वस्तु है। ठीक है, ये एक समान वृत्तीय वेग से जो है क्या कर रही है? घूम रही है, इसका समान वेग है। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, संवेग में, गति में या दिशा में। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस
यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, मास, मोमेंटम, स्पीड और डायरेक्शन। बताओ जरा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 47। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47। सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना, बताइए जल्दी से। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ दिशा बदलती है। आज अभी इस ओर है, यहां पर पहुंच जाएगी जब ये वस्तु, तब इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी। जब यहां चली जाएगी तो इसकी दिशा जो है इस ओर हो जाएगी। तो सिर्फ दिशा बदलती है। क्या बदलती है, दिशा में परिवर्तन होता है। संवेग, गति और द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा है एक समान वृत्तीय वेग से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 48। शक्ति यानी पावर बराबर W अपॉन टी, पावर बराबर W अपॉन टी। आपको बताना है जो W अपॉन टी में W जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है ना। पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, वेयर W स्टैंड फॉर एनर्जी, वेट, वाट और वर्क। कार्य, भार, ऊर्जा और आपका कार्य, भार, ऊर्जा और वाट। बताओ बताओ जल्दी फटाफट, क्या क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है आपका 48 और ये हो जाएगा आपका डी यानी कि कार्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी यानी कि कार्य। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 49। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। दाब, बल, घर्षण और जड़त्व। व्हाट इज पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इन इट इनटू मोशन। अगर आप किसी वस्तु पर जो है किसी वस्तु को गति में लाना चाहते हैं, जैसे ये एक वस्तु है, अब आप इस पे गति करना चाहते हैं तो इसको या तो आप धक्का दे दीजिए या इसे अपनी ओर खींच लीजिए। अब ये क्या कहलाएगा, क्या आपने इस पर दाब लगाया, क्या आपने इस पर बल लगाया, क्या आपने इसमें घर्षण लगाया या जड़त्व लगाया, क्या कहेंगे इसे। जब आप किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या तो उसे धक्का दें या उसे अपनी ओर खींचें तो इसे क्या कहेंगे। व्हाट इज पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट इनटू मोशन, प्रेशर, फोर्स, फ्रिक्शन और इनर्शिया। क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं बल। क्या लगाया आपने, आपने लगाया बल। क्या लगाया, बल लगाया आपने, तब जाके जो है वो कहां पर गति में आई है। अगर ये वस्तु यहां पर है और आपने इस पर बल लगाया और वस्तु को यहां तक पहुंचा दिया तो ये जो हिस्सा है इतना, ये क्या हुआ, ये हुआ इसका विस्थापन। एक बात और यहां पर नोटिस कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक डोरी में पत्थर बांधा है और इसे इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना। आपने यहां से घुमाया, कई चक्कर इसे घुमाने के बाद वापस से यहीं लाके छोड़ दिया, है ना। तब इसमें इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, तो याद रखिएगा विस्थापन हुआ आपका 0। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ आपका 0 या 0। क्यों 0 या 0, क्योंकि विस्थापन के लिए जो है जो वस्तु है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आवश्यक है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे यहां जाना जरूरी है, यह हुआ मेरा विस्थापन। अब मैं वापस से वहीं पहुंच जाऊं तो यह मेरा विस्थापन 0 है, क्योंकि मैं वापस वहीं आ गया जहां से चला था। ठीक, अगला, भारत की ऐसा इकाई फिल इन द ब्लैंक्स की ऐसा इकाई के बराबर, भारत की नहीं भार की, वैसे भी भारत का भार कोई सह नहीं सकता। आवेश, त्वरण, बल और द्रव्यमान। बताओ जरा। द एसआई यूनिट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एक्सेलरेशन, फोर्स और मास। भार की इकाई वेट, किसकी, वेट जो है इसकी एसआई इकाई किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। बल को किस में मापते हैं, वेट को किस में मापते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भार देखा था, हमने थोड़ी देर पहले भार देखा था। भार निकाला था हमने W बराबर आपका mg और आया कितना था 98 पर। आ गया मात्रक, ध्यान दिया, मात्रक क्या था, न्यूटन। मात्रक क्या था, न्यूटन। और अगर बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। यानी कि जो भार है इसका और बल का मात्रक क्या है, भार और बल का मात्रक सेम है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए आपको इस क्लास को शेयर और लाइक और करना है। अगर आप यहां तक पहुंचे तो आपको इसे लाइक और शेयर करना है। एक बात और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। साथ में आपको कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की, अश्विनी सर इस क्लास को कराते हैं। एक क्लास है आपकी सुबह 9 बजे, ये है गुलशन सर की मैथ की क्लास होती है। एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लास है, जो कि ये आपकी है। और इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है, मैं इस क्लास को कराता हूं। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा मेरा अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे काम बाहर जाना है, पर आपका एग्जाम है इसलिए मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देके जा रहा हूं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो, आप उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन से वंचित ना हो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और एक क्लास है आपकी 2 बजे और ये है आपके एसएससी
जीडी के लिए। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। और इसमें आप करते हैं हिंदी और जीएस। ये एसएससी जीडी पैट कांस्टेबल तीनों के लिए जरूरी है, तो ये आपको याद रखना। एक क्लास आपकी है आपकी रात 8 बजे, ये है आपकी मैथ और रीजनिंग की। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं, महत्वपूर्ण क्लास है, तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। याद रखिएगा, ये क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। याद रखिएगा, आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया। यहाँ क्लास नोट एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ तैयार किया गया है, उन्हीं के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डाउट सेशन यहाँ दिया जाएगा, 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और याद रखिएगा, ये ऐप पर मिलेगा आपको कोर्स, तो ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करना, वहीं आपकी ये क्लासेस चलेंगी, वहीं आपको ये ऐप मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास है श्योर सिलेक्शन बैच, रिकॉर्डेड बैच, पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, डाउट सेशन, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से। फुल कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, 399 में आप इसे ज्वाइन करना है। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जो भी समस्याएं आपकी, उन सारी समस्याओं से का समाधान आपको यहां पर मिलेगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास स्पेशल बैच है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आप यहां करेंगे। जो भी क्लास है एकदम बेसिक से होंगी। आपको यहां डेली क्लास मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो भी क्लास है एकदम जीरो लेवल से यहां पर आपकी चलने वाली है। याद रखिएगा, 799 में जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कितने में? 799 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर आपको इतना पे नहीं करना, आपको पे करना है 399। कितना? आपको सिर्फ 399 जो है पे करना है, क्योंकि अभी ऑफर है। क्या है? अभी ऑफर चल रहा है, तो 399 में आप इसे पे कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग क्लास रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, उन्हें आप बिना पेन पेपर के कैसे कर सकते हैं, क्या उनका लेवल रहा है, कैसे आप उन्हें एकदम बेसिक से कर सकते हैं, कैसे आप ट्रिक लगा के अलग अलग तरीके से उन्हें कर सकते हैं। ये जो अजय सर हैं, इनकी क्लास में अजय सर बहुत ही इनोवेटिव वे में कराते हैं, तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना। याद रखिएगा, ये लिंक है, जैसे ये है आपके ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो वहां ये आपको ऐप मिल जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, यहां आपको क्लास नोट्स, जो क्लास की पीडीएफ है, ये मिलेगी, डेली कुछ मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं यहां आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। एक चीज और आपको याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि आपको जो है ये जो आपका ऐप है, ये आपके एग्जाम में जो भी चीजें जरूरी हैं, उन सभी की सुविधाएं आपको यहां दी गई हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो इसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर आपकी हर क्लास शेयर की जाती है, जिससे कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और एक बात और, आपकी ये जो क्लासेस हैं, जो आपकी क्लासेस हैं, इन्हें यहाँ पर शेयर किया जाता है, महत्वपूर्ण है, मिस मत कीजिए इन्हें। एक भी क्लास को मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए। एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आपके सिर पर नाच रहा है, तो कम से कम वो जो तांडव कर रहा है, तो तुम भी कुछ तांडव करो, है ना। और कोई नया इनिशिएटिव या थॉट है तो वो यहीं शेयर किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड क्लास से या ऐप से, तो वो यहीं प्रोवाइड कराई जाती है। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यहाँ याद रखिएगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपने लिखा है, क्रैश कोर्स इससे पहले हो चुके हैं, जीएस और साइंस दोनों के नहीं किए हैं तो जरूर कर लो। बहुत महत्वपूर्ण वो कोर्स, क्रैश कोर्स हैं आपके, उनसे क्वेश्चन आपके बाहर शायद ही जाएंगे, स्पेशली साइंस से, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जीएस का भी एकदम क्रमवार किया है, तो उसे भी आपको करना है। और हाँ, रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, वही आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, एक चीज और जो आपको करनी है, इस क्लास को शेयर और लाइक प्लीज जरूर कीजिए। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों की हंसी, मतलब हंसी का नहीं, पर उनके खुशी का कारण जो है बनना है, उनके चेहरे पर जो है मुस्कान रहे। अपने माँ बाप के लिए जो है जी जान से मेहनत करनी है, तो अपने माँ बाप के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। और हाँ, कल सुबह 11 बजे वाली क्लास में जरूर मिलिए। मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर रिकॉर्डेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं देखनी है, आपको जरूर देखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको दोबारा देखने को एग्जाम से पहले तो नहीं मिलेंगे, तो आपको उसे देखना जरूर है। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल सुबह 11 बजे क्लास को जरूर देखिएगा, जरूर मिलिए 11 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।